हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका होस्ट अनुकेश। आपका स्वागत है दिल्ली टू केदारनाथ यात्रा के पार्ट 2 में। फ्रेंड्स, आज हमारी यात्रा का दूसरा दिन है और हम तैयार हुए और निकल लिए सोनप्रयाग के लिए। रुद्रप्रयाग से सोनप्रयाग लगभग 70 किलोमीटर है, जिसमें हमें लगभग 2.5 से 3 घंटे लगने वाले हैं। इसीलिए हम अर्ली मॉर्निंग निकल लिए हैं, क्योंकि हमें आज ही ट्रैकिंग भी स्टार्ट करनी है। बाकी आगे का सफ़र देखते हैं कितना सुंदर होता है। नज़ारे तो वाकई देखने वाले हैं। यहाँ बहुत सारी जगह पे ऐसी टनल बनाई गई हैं जो हमारे रास्ते को और आसान करती हैं। बाकी आपको रास्ते में जगह जगह लैंडस्लाइड की छवि देखने को मिल रही होगी। जैसे ये लैंडस्लाइड हुआ है, रास्ता साफ़ किया गया है, तो रास्ता तो थोड़ा सा एडवेंचर वाला है ही। बाकी भोलेनाथ बैठे हुए हैं, तो इतनी आसान जगह पे तो नहीं होंगे, लेकिन भोलेनाथ से मिलने की अभिलाषा और रास्ते की सुंदरता आपको किसी भी कठिनाई का एहसास नहीं होने देगी। और ये हमारे साथ में बहती हुई नदी इस रास्ते को और सुंदर बनाती है। कहीं कहीं पर रास्ता बिल्कुल मिट्टी का है, लेकिन हमारे ड्राइवर भैया एकदम एक्सपर्ट हैं, फटाफट से हर जगह निकाल ले रहे हैं। तो इस तरह के पैचेस आपको देखने को मिलेंगे जगह जगह पे। यही सब सुंदरताएं हैं इस रास्ते की। हम सोनप्रयाग पहुंच गए हैं। ट्रैफिक इसलिए स्लो है यहाँ पे, क्योंकि यहीं तक जो भी आप साधन लाएंगे आएगा, और अगर बस वगैरह से आते हैं तो और थोड़ा सा पहले ही आपको उतरना पड़ेगा। देखिए, लोग पैदल जा रहे हैं। यहाँ आगे कार पार्किंग है, जहाँ हम अपनी कार पार्क करेंगे। पार्किंग में गाड़ियों की संख्या को देखकर श्रद्धालुओं की भीड़ का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। इस मौसम में लगभग लाखों श्रद्धालु रोज़ आते हैं। हमें पार्किंग में जगह मिल गई है, यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। देखेंगे आप, पूरी फुल चल रही है एकदम। फ्रेंड्स, फाइनली हम सोनप्रयाग पहुंच गए हैं और यहाँ पे ये जो आप देख सकते हैं पार्किंग भी है। यहाँ पे हमने अपनी कार पार्क कर दी है। यहाँ 400 रुपीज़ पर डे का चार्जेस है जो हमें पे करना रहेगा, और आगे यहीं से ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, तो आगे की इन्फॉर्मेशन हम आपको वीडियो में देते रहेंगे। यहाँ से गौरीकुंड 5 किलोमीटर है। आप चाहें तो यहीं से ट्रैक कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो गौरीकुंड से ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ से गौरीकुंड 5 किलोमीटर है, जिसके जाने के लिए यहाँ पे जीप बुलेरो टाइप की चलती हैं। हम तो यहाँ से जीप से ही जा रहे हैं, तो इस पुल को क्रॉस करेंगे और वहाँ आगे हम लोगों को जीप मिल जाएंगी, ये जैसे चल रही हैं। इनका किराया 50 रुपीज़ पर हेड है और 10 मिनट में पहुंचा देती हैं। तो हमें ये बेटर लगा, हमने सोचा यही कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो आगे बहुत लंबा ट्रैक करना ही है। तो जहाँ तक साधन मिल रहा है वहाँ तक सुविधा उठा लेते हैं। तो हमने ये जीप कर ली और 50 रुपीज़ पर हेड हमें इन्हें देना पड़ा, और इन्होंने हमें 15 मिनट में गौरीकुंड पहुँचा दिया। इस जीप से जाते समय साइड में चलती नदी और ये पहाड़ हमारे दिल को छू जा रहे थे। बहुत ही मनोरम दृश्य है, आपको एक बार यहाँ अवश्य आना चाहिए। हम पहुँच गए हैं गौरीकुंड। अब ट्रैक यहीं से स्टार्ट हो। हम गौरीकुंड पहुँच चुके हैं। हम यहाँ टैक्सी से आए हैं, जिसका हमें रेंट पड़ा है 50 रुपीज़ पर है। अब यहीं से ट्रैक स्टार्ट होता है, और यहाँ पे देखिए डंडे भी दिख रहे हैं, जो लगभग 30 रुपये से 50 रुपीज़ के बीच में मिल जाएंगे आपको। बाकी आगे देखते हैं कैसे क्या रहता है। भैया, पिट्ठू का कितना किराया ले रहे हैं? पिट्ठू का कितना किराया ले रहे हैं? रेट बता रहे हैं। जी जी। 8, 9, 10 है, ऐसे आदमी देखिए। अच्छा, वजन के हिसाब से है। तो अगर नॉर्मली आदमी है 50-60 किलो का, तो कितना रेंट पड़ेगा उसका? उसका लगेगा 6,000। 6,000 लगेगा। ओके, थैंक यू भैया। यहाँ ट्रैकिंग के पहले ये बांस के डंडे ज़रूर ख़रीद लें। शायद शुरू में आपको लगे कि कोई मतलब नहीं है इनका, लेकिन ये चढ़ाई में इतनी मदद करते हैं कि आपकी चढ़ाई समझ लीजिए 50% आसान कर देंगे ये डंडे, क्योंकि इनका उपयोग 2 से 3 किलोमीटर चलने के बाद आता है। और ये गौरीकुंड है, जहाँ की मान्यता है लोग पहले यहाँ स्नान करके चढ़ाई करते थे। मतलब अब भी मान्यता है, अब भी कर सकते हैं, लेकिन अब तो यहाँ पे नदी से पंप से पानी लाया जाता है। देखिए, जैसे टीन शेड बन रहा है अंदर, तो उसका कोई मतलब नहीं है ऐसे।
तो हम तो नहा के आए थे, तो हमने ट्रैकिंग स्टार्ट कर दी। और यहाँ पे आपको घोड़ा, पिट्ठू, पालकी तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। पिट्ठू वाले भैया ने तो बताया 9-10 हज़ार रुपये रेंट लगता है, या 50-60 किलो के लोग हैं तो उनका 6 से 7 हज़ार लग जाएगा। ये देखिए जैसे पालकी जा रही है। बट हमने घोड़े और पालकी वाले भैया से पूछा तो उन्होंने वीडियो में बताने को मना कर दिया। लेकिन पालकी का रेंट वही 12 से 15 हज़ार, 18 हज़ार तक रहता है, और घोड़े का 1100 से 2000 के बीच में है। यहाँ पे सामान ले जाने के लिए देख सकते हैं आप कैसे ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये मेरा फ्रेंड है अमय, जिसके साथ ही मैं मैक्सिमम यात्राएं करता हूँ। मैं जहाँ भी ट्रैवल करता हूँ हम दोनों साथ जाते हैं। यहाँ पे देखिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से रेट भी लगाए गए हुए हैं घोड़े वगैरह के, कि कोई आपसे एक्स्ट्रा चार्ज ना ले ले, तो आप इनके हिसाब से ही किसी को पे करें। यहाँ से आपको घोड़े मिल जाएंगे और आप जा सकते हैं। यहीं पे आपको देखिए रेट का भी लगा हुआ है। और बाकी ये गेट है, मेन गेट है यात्रा का। इसी को क्रॉस करते ही समझ लीजिए आपकी मेन यात्रा या ट्रैकिंग स्टार्ट हो गई है। यहाँ आपको लगभग हर 1 किलोमीटर पे आपको इस तरह के शेड मिल जाएंगे, जो जगह जगह पे लगाए गए हैं, जिससे आपको बारिश हो या आप बैठना चाहें, थक गए हों, तो इनमें रुक के आप आराम कर सकते हैं। यहाँ पे जगह जगह पे बोर्ड भी लगे हुए हैं कि अगर आपकी सांस वगैरह फूल रही है तो यहाँ पे हेल्प सेंटर बने हुए हैं, जिनमें आप अपना ऑक्सीजन लेवल ये सब चेक करा सकते हैं। तो इसका ज़रूर ध्यान रखें। और अगर आपकी सांस फूल रही है या इस तरह की कोई भी दिक्कत है तो इसे अनदेखा ना करें, दिखा लें तुरंत और खाते पीते चलें। इस तरह जगह जगह पे आपको खाने पीने का सामान मिलता रहेगा। बस थोड़ा रेट महंगा है। खीरा 50 रुपीज़, पानी की बोतल 50 रुपीज़, और आगे जाने पे 70 रुपीज़, मैगी 100 रुपीज़, इस तरह से। अब रेट महंगा इसलिए क्योंकि यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए थोड़ा सा महंगा है। यहाँ पे बारिश हो रही है, इसलिए रेनकोट, पन्नी ये सब भी आप अपने साथ लेके आएँ। अधिकतर होती रहती है, ये कोई ऐसा नहीं है कि इसी समय हो रही है। हम लोगों ने 1 साल पहले भी ये ट्रैक किया हुआ है, तो लगभग हर सीज़न में कभी कभी बारिश होने लगती है। तो एक पन्नी वाले रेनकोट बिकते रहते हैं यहाँ पे। नीचे तो हम लोगों ने लिया था 50 रुपीज़ का, इस बार लेना भूल गए तो यहाँ पे हमें 200 रुपीज़ का मिला है, तो आप नीचे से ही ले लें। इस तरह से आप अपने यात्रा को आसान बना सकते हैं। अगर आपके पास सुविधाजनक चीज़ें रहेंगी तो आपके लिए थोड़ा आसान होगा। आज ट्रैक थोड़ा सा कठिन हो रहा है क्योंकि ट्रैक पूरा भीगा हुआ है, जगह जगह पे बारिश हो रही है, तो हल्का सा स्लिप हो रहा है। दूसरी चीज़ ये, यहाँ रास्ते में घोड़े भी सेम रोड पे ही चल रहे हैं, इसलिए और ज़्यादा थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि वो पूरा ट्रैक गंदा कर देते हैं, फिर पानी पड़ता है और स्लिप होता है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। और यहीं पे डंडे का उपयोग है। डंडा जो आपका काम आएगा वो यहीं पे काम आएगा। और देखिए जगह जगह पे ट्रैक खुदा हुआ है, तो ये सब देखते चलें, नहीं तो आपके पैर में, एंकल में मोच आ सकती है। जगह जगह पे जीने हैं, वो भी खुद गए हैं। ट्रैक तो लगता है मरम्मत का ज़रूरत है, लेकिन मरम्मत हो नहीं रही है। घोड़ों से सावधान रहें, क्योंकि इनमें जो लोग पैर लटकाए हुए हैं, इसमें लोहे का लगा हुआ है और वो आपके लग सकता है। घोड़े वाले देखते नहीं हैं कहाँ पे जा रहा है, तो थोड़ा सावधानी भी बरतनी है। और इन घोड़े वालों की वजह से असुविधा भी हो रही है। कहीं कहीं पे ट्रैक तो बिल्कुल ख़त्म है, आप देख ही सकते हैं कितनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है ये ट्रैक, लेकिन इसकी रिपेयरिंग नहीं की जा रही है। जो पालकी वाले, घोड़े वाले, पिट्ठू वाले नीचे उतर रहे हैं, उन्हें पहले रास्ता दें, क्योंकि वो स्लिप होंगे तो सीधे आपके ऊपर ही आएंगे। मैं 1 साल पहले ये यात्रा किया था, तो मैंने वापस लौटते समय घोड़ा कर लिया, जो कि मैं स्लिप हो गया और गिर भी गया। तो जाते समय तो घोड़ा कर लें, लेकिन मेरा सजेशन है कि आते समय घोड़ा ना करें। रास्ते में जगह जगह इस तरह आपको सुंदर झरने देखने को मिलेंगे, जो इस रास्ते की सुंदरता को और बढ़ाते हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा है ये। यहाँ की पहाड़ भी बहुत सुंदर हैं, आप देख सकते हैं क्या हरियाली है, और उन पे उठता धुआं, बहुत मनोरम दृश्य है। यही सब चीज़ें इस रास्ते को आसान बनाती हैं। अभी सफ़र बहुत लंबा है। आप जो देख रहे होंगे ये नीली पीली पन्नियाँ, झोपड़ियाँ जैसी दिख रही हैं, यही पूरा ट्रैक है केदारनाथ जी का। ये सब हमें तय करना है अभी।
यहाँ पे जगह जगह पे बोर्ड लगे हैं कौन सी चीज़ें कितनी दूरी। बारिश काफ़ी तेज़ स्टार्ट हो गई है, हम शेड के नीचे रुक गए हैं और अपना रेन कोट पहन लेंगे। आप देख सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं कि कितनी तेज़ बारिश हो रही है। नदियों की धाराएं तेज़ हो गई हैं क्योंकि पूरा पानी यहीं से होके जा रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई है। पानी बढ़ गया है, यहाँ पे धारा की रफ्तार बढ़ गई है। इस ब्रिज को क्रॉस करते टाइम जितनी जल्दी हो सके कर लेना चाहिए क्योंकि धारा बहुत तेज़ है और ख़तरा बना रहता है इस तरह के ब्रिज पे, तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इससे फ़ोटो वगैरह के लिए लोग रुक जाते हैं। यहाँ पे बोर्ड भी लगा हुआ है कि आप सेल्फ़ी वगैरह आप क्रॉस करके ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है उसी पे खड़े होकर लेना है। ये धारा पतली भले दिख रही है लेकिन इसकी रफ्तार बहुत तेज़ है। ये नदियों की धारा जितनी खतरनाक है उतनी सुंदर भी हैं। प्रकृति की यही सुंदरता हमें बार बार देखने को मिलती है यहाँ पे जगह जगह पे। रामबाड़ा के बाद आपको इस तरह के सीधे ट्रैक मिलना स्टार्ट हो जाएंगे जो काफ़ी ज़्यादा कठिन हैं क्योंकि इनमें एकदम से चढ़ाई है, तो आपको पूरा टाइम लगेगा। जैसे आप देख रहे हैं ना कि सीधे सीधे जेट जैसे हैं बने हुए हैं, इन्हीं को चढ़ना मुश्किल होता है। रामबाड़ा तक तो आराम से हो जाता है, उसके बाद चढ़ना बहुत कठिन हो जाता है। लेकिन भोलेनाथ से मिलना है तो क्या कठिन क्या सरल, जब ठान लिया है तो चलेंगे। आप जगह जगह पर आराम करते जाएं, मतलब ऐसा ना सोचें कि जैसे यहाँ पे खड़े हैं वहाँ चढ़ना है तो बस हाँ एक बार में दम लगा के चढ़ जाते हैं। परेशान हो जाएंगे क्योंकि एक बार तो चढ़ जाएंगे आप, लेकिन सांस फूल जाएगी, फिर दोबारा नहीं चढ़ पाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर आपने ज़बरदस्ती कर दी अपने साथ तो फिर चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कितने सुंदर पहाड़ दिख रहे हैं, तो इसलिए आराम करते रहें और चलते रहें। ट्रैक में भले 2 घंटे ज़्यादा लगें लेकिन आप अपने साथ ज़बरदस्ती करके ना चलें। और अगर आपको कहीं पे ऐसा लग रहा है कि चेस्ट में पेन हो रहा है या सांस बिल्कुल उखड़ जा रही है, अगर ऐसा कुछ है तो तुरंत यहाँ पे हेल्प सेंटर हैं मेडिकल्स के, जैसे ये टीन शेड बने हुए हैं यहीं पे होंगे, तो उनमें दिखा लें तुरंत। वो आपको प्रॉपर मेडिसिन और सलाह भी देंगे आपको आगे क्या करना चाहिए। हमने ये एक शॉर्टकट ले लिया है जो काफ़ी महंगा पड़ गया है हमें, क्योंकि एकदम सीधा लग रहा है, हमें ये लगा कि आगे से रास्ता बच जाएगा, लेकिन इसको तो हमें चढ़ने के लिए कम से कम 10 जगह पे रुकना पड़ रहा है, बहुत खड़ा है, तो इसलिए शॉर्टकट हो सके तो ना लें। बाकी यहाँ तक आते आते हालत ख़राब हो जाती है तो लगता है शॉर्टकट ही ले लें, और शॉर्टकट उससे ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि वो एकदम स्ट्रेट चढ़ाता है, तो शॉर्टकट थोड़ा मुश्किल है। यहाँ पे जगह जगह पे इस तरह के पोल लगे हुए हैं। इस तरह के पोल क्या मतलब, ये लाइट के पोल लगे हुए हैं जिन पे नंबर भी लिखे हुए हैं। जब आप स्टार्ट करते हैं वहाँ से मंदिर तक 500 पोल हैं, जिसमें हर किलोमीटर पे मतलब 1 किलोमीटर पे 21 पोल हैं, जिस हिसाब से लगभग 24 किलोमीटर का ट्रैक बनता है। इन पोल से आप एक तो ये भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना बचा हुआ है आपका ट्रैक, और दूसरी चीज़ अगर कोई आपके साथी जो ट्रैक कर रहे हैं खो गए हैं तो आप वो भी समझ सकते हैं कि वो आपसे आगे हैं या आपसे पीछे हैं। हमें ट्रैक करते करते रात हो गई थी, आप रात का नज़ारा देख सकते हैं। रात में भी काफ़ी भीड़ है, लोग चल रहे हैं क्योंकि हर आदमी जो हम लोगों के साथ वहाँ पे निकला है उसे रात ही हो गई है। यहाँ से ही आपको जगह जगह पे ये झोपड़ियाँ दिखना शुरू हो जाएंगी, जहाँ अगर आप बहुत थक गए हो तो रुक भी सकते हैं, लेकिन हमने डिसीज़न लिया था हम मंदिर के पास ही रुकेंगे और आगरे की यात्रा कंटिन्यू रखेंगे। हम लगभग मंदिर के करीब पहुंचने वाले हैं। ये टावर है मोबाइल नेटवर्क के लिए। यहाँ पे जगह जगह पे दोनों साइड देखेंगे, अब यहाँ से मंदिर तक इसी तरह शॉप दिखेंगी आपको जिनमें खाने पीने की व्यवस्था हो। यहाँ पे आपको इस तरह से वॉशरूम वगैरह की भी सुविधा मिल जाएगी, तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। हमने यहाँ पे एक बेस कैंप में रूम देख लिया है जो 1500 रुपीज़ पे है। रूम का रेंट और टेंट का रेट लगभग बराबर ही है, तो रूम ज़्यादा अच्छा रहता है। अगर रूम मिल जाए तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारी यात्रा आज यहीं पे समाप्त हो जाएगी। हम यहीं पे आराम करेंगे और कल मॉर्निंग में भोलेनाथ के दर्शन के लिए जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये बेस कैंप है, नंदी बेस कैंप, जिसमें हम रुके हुए हैं।
और यहीं पे नंदी बेस के कैंप के सामने भैया की शॉप है जहाँ पे काफ़ी अच्छा खाना भी हमें मिल गया। तो फ्रेंड्स, आज की यात्रा और दिन हमारा यहीं पे समाप्त होता है।